In today's module, we will discuss about chemistry of class 10th, chapter number 1st, chemical reactions and the equation. ना जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पहले चैप्टर में कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जिसको सीबीएसई ने इस बार रखा है हमारे टर्म फर्स्ट के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि उन टर्म्स को समझने के लिए हमारे पास क्या प्रीवियर नॉलेज होना चाहिए जिसके बेस पर हम इस चैप्टर को बेसिकली डील कर पाएंगे ना। पिछले वीडियो में हमने ऐसे 3 बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल किया ना, उसके बारे में रिवीजन किया, जिसका यूज करके इम्प्लीमेंटेशन करके हम अपनी अगली टॉपिक या पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 10 से ना। पहला टॉपिक जो दिया गया चैप्टर 1 में, इट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। किसके बारे में दिया गया? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हम पहले लोअर क्लासेस से क्लास 8 क्लास 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ना, और क्लास 9th में जब आए तो वहां पर हमने केमिकल रिएक्शंस को और बेटर समझा ना, और केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमने चेंजेस को समझा ना। और जब हमने किसी भी मटेरियल के चेंज को देखा तो हमने पाया कि किसी भी मटेरियल में चेंज 2 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? पहला, या तो वो फिजिकल चेंज हो सकता है या तो वो केमिकल चेंज हो सकता है ना। जो भी मटेरियल हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास हमको दिखते हैं वो 2 ही तरीके का चेंज रखते हैं, या तो वो फिजिकली चेंज होते हैं या तो केमिकली चेंज होते हैं ना। दोनों के बीच में क्लास 9th में भी हमने एक डिफरेंशिएशन किया कि क्या होगा जब कोई फिजिकल चेंज होगा, या किस तरीके से हम फिजिकल चेंज को डिफाइन कर सकते हैं, या कौन से ऐसे केसेस होंगे जब हम बोलेंगे कि भैया ये एक तरीके का केमिकल चेंज है। ठीक है, और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड इट कैन बी रिवर्स्ड बैक बाय यूजिंग एनी ऑफ द फिजिकल प्रोसेस ना। किसी भी फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके अगर हम किसी मटेरियल में बदलाव ला सकते हैं या उस बदलाव को रिवर्स कर सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंज कहलाते हैं। जबकि केमिकल चेंजेस में हमने पढ़ा कि कोई मटेरियल में केमिकल चेंज तब कहा जाएगा जब वह अपने आप में चेंज करता है, एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको बदल नहीं सकते फिर से उस पहले वाली कैरेक्टर में किसी भी फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके ना, यानी कि उसको रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू न। उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो कैसे चेंज होगा? किसी ना किसी फिर से एक नई केमिकल चेंज के साथ, किसी ना किसी एक केमिकल प्रोसेस के साथ। और दूसरी चीज, सारे केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हैं या सारे केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी नहीं हैं। वो डिपेंड करता है उस चेंज पर, उस मटेरियल पर जिसमें चेंज हुआ है और कैसा चेंज हुआ है। डन? तो बेस्ड ऑन दीज चेंजेस वी कैन क्लासिफाई द फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस। नाउ द केमिकल चेंजेस आर एक्चुअली कॉल्ड as the result of one of the chemical reaction ना। कोई भी केमिकल चेंज जब होता है तो उसका होल एंड सोल है क्या, जिसकी वजह से उसने अपने कैरेक्टर में बदलाव किया, अपने कंपोजिशन के कैरेक्टर में बदलाव किया, वही होता है केमिकल रिएक्शन ना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा ना, जो डेली लाइफ में हम करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी मैं बता दे रहा हूं कि कभी भी अगर आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझना है, उनके बारे में बेटर समझना है, तो मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, आप अपने आप को समझ लें ना। द ह्यूमन बॉडी इज बेस्ट केमिकल फैक्ट्री नोन इन द यूनिवर्स ना, एंड इट डूइंग अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस in every particular second और every particular time। डन है? एग्जाम्पल के लिए मैंने जितने टाइम में अभी ये बोला है, आपसे ये सारे डिस्कशन किए, तब तक मेरी बॉडी में करोड़ों केमिकल रिएक्शंस हो गए होंगे, करोड़ों तरीके के केमिकल चेंजेस हो गए होंगे, जिसको ना मैंने ऑब्जर्व किया ना आपने ऑब्जर्व किया ना। केमिकल चेंजेस का एक चीज और हम
हमने समझा कि केमिकल चेंजेस या केमिकल कैरेक्टर्स की जब बात करते हैं तो ये जनरली इंटरनल होती है, ज्यादातर केसेस में हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन जब भी ये अपीयरेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होती है तब ऑब्जर्व करेंगे। अभी इसके भी कैरेक्टर को समझेंगे ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए, मैंने अभी एक एयर सक किया इस एटमॉस्फेयर से ना, इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ एयर ना, जिसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकता है, नियॉन भी हो सकता है ना। मैंने इनहेल कर लिया। लंग्स सेपरेट द अदर गैसेस फ्रॉम द एयर एंड बेसिकली इट प्रोवाइडेड द कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन थ्रू द लंग्स टू द ब्लड ना। और ब्लड कहां, हार्ट में जाकर के ये मिक्स होता है। मिक्सिंग के समय सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हुआ जहां पर ऑक्सीजन जाकर के उस ब्लड के साथ रिएक्ट करता, ब्लड के एक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और बनाता है उस हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ना। और वो ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है एवरी पर्टिकुलर सेल इन द बॉडी ना, चाहे वो हाथ के सेल्स हों, चाहे वो पैर के सेल्स हों, चाहे वो हमारे सर के सेल्स हों ना, कहीं के भी सेल्स होंगे वहां तक वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, और वहां पर फिर एक बार डिकम्पोजिशन होता है ब्लड के साथ उस ऑक्सीजन का, और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया जाता है सेल्स के साथ जहां पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आपने पढ़ा कि कभी भी जब भी बर्निंग होगी, जब भी कंबशन होगा, उसके लिए ऑक्सीजन एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए। यही ऑक्सीजन जब उस सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है, उस जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, उनको जब कंबस्ट किया जाता है, जब बर्न किया जाता है, तो लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है हमारे वर्क के लिए, जो हम डेली बेसिस पे, जैसे मैं बोल रहा हूं तो जो भी मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं उसी कंबशन प्रोसेस, सेल के प्रोसेस के थ्रू जो रिलीज हुआ वहीं से आया है। ठीक है, क्लियर। लास्टली कंबशन जब हुआ तो फिर से एक बार केमिकल रिएक्शन हुआ, एक बार फिर से केमिकल चेंज हुआ, और अभी तक जो हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे उस ऑक्सीजन में बदलाव आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और दोबारा ये उसी ब्लड के साथ मिक्स होता है और फिर से प्यूरिफाइड होता है लंग्स के साथ, और हम इसको एग्जॉस्ट कर देते हैं ना। तो सिंपली सांस लेने में हमें कितना समय लगता है, every particular minute we'll taking a number of times that respiration ना, लेकिन उस एक रेस्पिरेशन के टाइम पे कितने सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो गए, कितने सारे केमिकल कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गए, और कितने सारे केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गए, हम इसको समझ नहीं सकते। मैंने अभी आपको केवल एक एग्जांपल बताया केमिकल रिएक्शन का जो हमारी बॉडी में है। इसी तरीके से हम अपने एटमॉस्फेयर में देखें, हम अपने सराउंडिंग में देखें, हम अपने नेचर में देखें, तो हम पाएंगे कि हर एक सेकंड में, हर एक पल्स में, हर एक छोटे से छोटे टाइम में यहां पर नंबर ऑफ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, और वो सारे केमिकल चेंजेस कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, केमिकल चेंज की वजह से हो रहा है। डन है। ये तो केमिकल रिएक्शन के बारे में था, एक समझने का तरीका था। अब जरा केमिकल रिएक्शंस को जरा समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक मैटर की जरूरत होती है, एक मटेरियल की जरूरत होती है जिसमें हम केमिकली चेंज कर पाते हैं ना, मतलब जिसमें एक्चुअली वो केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल रिएक्शन के साथ क्या होगा, इस मटेरियल का जो भी कैरेक्टर होगा वो बदल जाएगा एक नए कैरेक्टर के फॉर्म में ना। और इस नए कैरेक्टर में जब आप देखेंगे जो नया मैटर मिलेगा, न्यू मैटर मिलेगा, इट कंसिस्ट ऑफ न्यू आइडेंटिकल कैरेक्टर एंड द न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओल्ड वन ना। एक तरीके से इसको समझे तो जिस तरीके से किसी भी चेंज में जब भी नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, और उस रॉ मटेरियल पर हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के बाद वह मटेरियल एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही पूरा जो फॉर्मेशन हो गया किसी एक मटेरियल का नए मटेरियल में, ये पूरा का पूरा इस प्रोसेस पर डिपेंड करता है, और यही प्रोसेस कहीं ना कहीं कहला जाता है केमिकल रिएक्शन ना। तो केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ one kind of material into the another kind of material by
डिकम्पोजिंग इटसेल्फ मीन्स द डिफॉर्मेशन और बाय द कॉम्बिनेशन ना, चाहे वो कंबाइंड होकर के अपने आप में बदलाव नए प्रोडक्ट में कर रहा हो, चाहे अपने आप को तोड़ करके नए प्रोडक्ट का बदलाव कर रहा हो, उसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं ना। इसी तरीके से जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया रेस्पिरेशन का, इस पूरे रेस्पिरेशन को बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन और द रेस्पिरेशन सिस्टम। डन है। यहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो एक्चुअली केमिकल चेंज को कन्वे करता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, ये हो गया केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस पता कैसे चलेंगे कि हमारे सराउंडिंग में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, तो केमिकल रिएक्शंस को पता करने के लिए जनरली 5 काइंड्स के ऐसे चेंज दिए गए, जिन चेंजेस को समझ करके, जिन चेंजेस के बारे में स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि कहीं पर्टिकुलर जो भी चेंज हुआ है वो एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस है या नहीं है ना। जरा डिस्कस करते हैं वो 5 काइंड्स के जो चेंजेस हैं वो हैं क्या ना। पहला चेंज, कभी भी किसी भी मटेरियल का अगर स्टेट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, स्टेट में बदलाव हो रहा है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक केमिकल चेंज ही होगा ना, वो केमिकली चेंज ही होगा, वो केमिकल रिएक्शन के ही थ्रू होगा। अब जरा यहां पर समझना, 2 तरीके से मटेरियल के स्टेट में बदलाव आ सकता है। ये मटेरियल के स्टेट में बदलाव फिजिकली भी आ सकता है, ये मटेरियल में बदलाव केमिकली भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बोलूं ना, वाटर को हमने फ्रीज कर दिया और ये अपना स्टेट लिक्विड स्टेट से चेंज करके किस में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। क्लियर। इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर देखें तो जो भी कैरेक्टर वाटर का था वही सेम कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमारा किसका मिलेगा, आइस का भी मिलेगा, केवल उसमें फिजिकली अपीयरेंस में थोड़ा सा बदलाव हो गया और इस तरीके से उसको हम फिजिकल मैटर चेंज बोलेंगे, ना कि केमिकल मटेरियल चेंज बोलेंगे। ठीक। लेकिन उसी जगह पर किसी और एक दूसरे मटेरियल को देखते हैं ना, हमने हाइड्रोजन लिया जो कि जिसका एक बेसिक स्टेट होता है गैसियस स्टेट ना, हमने साथ में ऑक्सीजन भी लिया जिसका भी बेसिक स्टेट होता है गैसियस स्टेट, और ये दोनों जब आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो अभी तक रॉ मटेरियल्स हमारे पास जो था वो किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में। लेकिन ये कॉम्बिनेशन के बाद बाय प्रोसेस ना, वो एक कंप्रेशन करने के बाद, टेम्परेचर डिक्रीमेंट करने के बाद ये बदल जाता है H2O में, और इस समय इसका स्टेट कैसा हो जाता है, लिक्विड स्टेट हो जाता है। अब इस समय अगर आप देखेंगे H2O का कैरेक्टर ना तो हाइड्रोजन के कैरेक्टर का जैसा है और ना ही इसका कैरेक्टर ऑक्सीजन के कैरेक्टर के जैसा है। मतलब एक ये नया कैरेक्टर बना लेता है। हाइड्रोजन इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, बहुत तेजी से बर्न करता है। ऑक्सीजन उस बर्निंग में सहायता करता है, लेकिन वाटर के लिए देखें ना तो ये बर्न करता है और ना ही ये बर्न करने में सहायता करता है। तो मतलब पूरा का पूरा केमिकल कैरेक्टर ही चेंज हो गया ना। फिजिकल तो चेंज ही हुआ, साथ ही साथ केमिकल कैरेक्टर भी चेंज हुआ। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी बदलाव होता, भी इसके पहले मैंने बताया कि वो प्रोडक्ट जो होता वो उसके रॉ मटेरियल से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आता है। उसके कैरेक्टर्स, उसके जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रॉ मटेरियल से, यानी कि इनिशियल जो सब्सटेंसेस लिया है उससे बदला हुआ आता है। ये पहला चेंज हो गया जिसको हमने बोला चेंज इन ए स्टेट। डन। दूसरे चेंज की बात करें तो चेंज इन कलर ना, कलर में भी बदलाव हो सकता है। कलर में कैसे बदलाव हो सकता है, आप अगर नेचुरली देखोगे कई सारे केसेस आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर इनिशियली किसी मटेरियल का कलर कुछ और था, बाद में उसका कलर कुछ और हो गया। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, रॉ मैंगोज ना, रॉ मैंगोज का कलर इट इज ग्रीन। डन। लेकिन जब वही मैंगोज पक जाते हैं तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, इट इज येलोइश रेडिश ना, चाहे वो रेडिश येलोइश में हो जाए या टोटल येलोइश कलर में हो जाता है। और ये कलर का जो चेंज हुआ कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट्स किसका था, एक केमिकल रिएक्शन का था। उसी केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस की वजह से उस पूरे मटेरियल का चेंज क्या हो गया, ग्रीन से येलोइश कलर में बदलाव हो गया। ठीक है। कई सारे ऐसे केमिकली हम मटेरियल्स को भी अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जैसे आयरन नेल आपने ले लिया ना,
उस आयरन नेल को जब आप लाते हैं नया नया तो देखते हैं एकदम सिल्वरी ब्राउनिश कलर होती है, एकदम चमकीला सा ना, लश्यरस सा। लेकिन उसको अगर थोड़े दिन के लिए अगर एटमॉस्फेयर में हम एक्सपोज करते हैं तो पता चलता है कि उसका पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया, वो रस्ट कर गया और रस्टिंग के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में। डन है? तो कभी भी, और उस रेडिश ब्राउन कलर को फिर से हम चेंज किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते वापस उस सिल्वरी ब्राउन कलर में, सिल्वर ग्रेइश कलर में। डन है? तो ये दूसरा चेंज हो जाता है जहां पर हमने समझा किसके बारे में, चेंज इन कलर के बारे में। और कहीं पर भी इस तरीके से चेंज इन कलर हो रहा है जहां पर नया मटेरियल नए कैरेक्टर के साथ कलर भी बदल देता है, वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक? तीसरे चेंज की अगर बात करें, जहां पर चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है। किसका चेंज? टेम्परेचर का चेंज हो जाता है। और टेम्परेचर का चेंज किस तरीके से होता है? कई सारे मटेरियल हम देखते हैं जिनका इनिशियली टेम्परेचर कुछ और है ना, लेकिन किसी एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू ना, उस प्रोसेस के थ्रू उसमें एक बदलाव आ जाता है और उस बदलाव के साथ उसका टेम्परेचर बदल जाता है। आपने चूना देखा होगा, पत्थर वाला चूना, ठीक है? उस चूने को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, CaO, ठीक है? इसको अगर हमने एक्सपोज किया, इसको मिक्स किया हमने किसके साथ? वाटर के साथ, तो आप देखेंगे ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ प्रोड्यूस करता है लॉट ऑफ हीट ना। यानी कि इनिशियल जो टेम्परेचर इस पूरे सॉल्यूशन का था, जब आपने पानी का टेम्परेचर पहले ऑब्जर्व किया उस कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करने से पहले, उस चूने को मिक्स करने से पहले, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर था। लेकिन जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड को इसमें मिक्स किया, वो पूरा का पूरा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, एक एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, जहां पर इनिशियल से कहीं ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाता है? फाइनल मोमेंट में हो जाता है। ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस और भी हो सकते हैं जहां पर किसी भी मटेरियल को इन्वॉल्व करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है। ठीक है? तो ये तीसरे तरीके का चेंज था जिसको हमने बोला चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर का भी इस्तेमाल करके हम समझ सकते हैं कभी भी किसी भी मटेरियल का अगर चेंज हो रहा है टेम्परेचर का भी, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट रहा होगा। ठीक? फोर्थ के बारे में बात करें, जहां पर है फॉर्मेशन ऑफ अ गैस और लिबरेशन ऑफ अ गैस ना। लिबरेशन ऑफ अ गैस का मतलब क्या हो गया? जहां पर मटेरियल हमने गैसियस स्टेट में नहीं लिया था, इनिशियल जो मटेरियल्स थे उस किस फॉर्म में थे? गैसियस फॉर्म में नहीं थे। लेकिन जब एक प्रोसेस किया गया उसके साथ, तो मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? कई सारे आप एटमॉस्फेयर में भी ऐसे देख सकते हैं जहां पर गैसियस प्रोडक्शन होता है ना। अगर आपने देखा होगा कि कभी आपने देखा है कि किसी कुएं में कुछ ऐसे गैस आ जाते हैं जिसमें सफोकेशन के कारण अगर कोई व्यक्ति उसमें गया है, कोई इंसान वहाँ पे गया है, तो वो मर जाता है। वो भी कहाँ से होता है? केमिकली चेंज होता रहता है ना। बायोगैसेस को आप देख सकते हैं जहाँ पर काऊ डंक या ऐसे डंक का इस्तेमाल करके हम मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? या कई सारा प्रोसेस आप देखेंगे जहां पर गैस का फॉर्मेशन हो सकता है किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर रहे हैं। एक एग्जांपल इसका और दूंगा केमिकली, जो हमने इसके पहले क्लास 9th में एक्सपेरिमेंटली डील किया होगा, जहां पर हमने किसी एक एसिड को ना, किसी एसिड को हमने एक मेटल के साथ जब एक्सपोज किया, तो हमने पाया कि वह एक सॉल्ट का प्रोडक्शन कर रहा था और साथ ही साथ वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा था ना। तो मतलब इनिशियली जो कंपोनेंट हमने इस्तेमाल किया उसमें कोई भी गैसीय सब्सटेंस नहीं था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के साथ हमें एक गैस का लिबरेशन मिल गया, एक एमिशन मिल गया गैस का, और यहां पर इसको भी हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। डन है? पांचवें तरीके का चेंज देखें जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि कोई भी बदलाव जो दिख रहा है वो एक केमिकल चेंज कहलाएगा। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट ना, प्रेसिपिटेट, या इसको बोलते हैं पीपीटी। इसको भी क्लास 9th में हमने पढ़ा था जब मिक्सचर चैप्टर पढ़ रहे थे, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रेसिपिटेट मीन्स एनीथिंग विच एक्चुअली सेटल्स डाउन
इट इज एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ कोआगुलेशन, जहां पर मिक्स्ड फॉर्म में है, लेकिन उसमें कोई ऐसा बदलाव हो गया कि वो सेटल हो जाए। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका अगर बताऊं तो दूध में अगर कोई एसिड, सिट्रस फ्रूट्स का कोई ना लेमन जूस का कुछ बूंदे अगर उसमें हम डाल देते हैं, तो अभी तक आपने देखा कि जो मिक्सचर था, जो पूरा कंपोनेंट था, उसका कैरेक्टर फुल्ली एक जैसा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हमने केमिकल सिट्रस फ्रूट का रखा या सिट्रिक एसिड का डाला, वैसे क्या होता है, दूध अलग हो जाता है, उसकी जो भी वाटर है वो ऊपर आ जाता है और जो उसमें फैट पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं ना। तो ये भी एक पूरा का पूरा ये प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होता है, केमिकल चेंज के थ्रू होता है। और यही 5 ऐसे केमिकल चेंजेस हैं जिसे हमें क्लास 10th में पढ़ना है, ये समझने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम पहचान सकते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने आप में, अपने नेचर में या अपने डेली लाइफ में। डन है? तो इन 5 चेंजेस के बेसिस पे हमने आज समझा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस का लास्ट मूवमेंट हम समझते हैं क्या हो गया। कभी भी केमिकल रिएक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को ना, जिस प्रोसेस के थ्रू किसी एक इनिशियल मटेरियल को हम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसका कैरेक्टर इनिशियल से पूरी तरीके से अलग होता है, पूरी तरीके से आइडेंटिकल होता है, पूरी तरीके से न्यू होता है ना। क्लियर? आशा करता हूं आज के वीडियो से हमने अच्छे से समझा कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, या केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम समझ सकते हैं, या चेंजेस कौन कौन से जो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगले वीडियोस में हम आगे के कंटेंट को, आगे के टॉपिक्स को डील करेंगे, जहां पर हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।